सो हेलो एवरीवन। रिसेंटली अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। प्रेजेंटली मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है joinindiancoastguard.cdec.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। प्रेजेंटली मैं इसी के ऊपर हूँ एंड अभी रिसेंट में ये भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है आपका असिस्टेंट कमांडेंट 2022 बैच के लिए। यहाँ पे आपका पावर विंडो चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईजिली किसका असिस्टेंट कमांडेंट का कौन सा बैच आपका 2023 वाला बैच जो होने वाला, उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन अपना रिलीज़ कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, देन आपको चल के उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए न्यूज़ अनाउंसमेंट में पॉपअप विंडो चल रही है। पॉपअप विंडो देखिए आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2023 का बैच का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया। चलिए उसके ऊपर आपको चलते हैं, लेकर डाउनलोड करते हैं और आपको उसके ऊपर ऑफिशियल लेके चलते हैं किसका 2023 वाले बैच का। चलिए इसको करते हैं डाउनलोड और आपको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ 2023 के लिए मेंशन है, इस पर क्लिक करके हमको डाउनलोड करके दिखाते हैं इसका जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ किया गया है किसका 2023 बैच के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। सबका नोटिफिकेशन हो चुका है डाउनलोड। जब बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन, लाइक इसके अंदर आपको जो इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट होता पहले क्या चीज़ है, इसके अलावा आपको इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, यानी कि इसके लिए अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़े, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होने वाली, यानी कि इसकी एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके अलावा इसका आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग का डिटेल के अंदर डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। मेक श्योर आप लोग वीडियो के एंड तक पहुँचें जिससे कि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। चलिए बात करते सबसे पहले आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होता क्या है। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, ये इंडियन नेवी के पैरेलली वर्क करता है। इसका मेजरली जो वर्क होता है अपने कोस्टल एरियाज़ के अंदर, जितने भी कोस्टल एरियाज अपने होते हैं उसके अंदर इसका वर्क होता है मेजरली। अब इसके अंदर होता क्या है, कई टाइप की पोस्टें होती हैं, वैकेंसीज़ होती हैं, जिसमें से कुछ पोस्टें जो होती हैं वो आपकी ऑफिसर लेवल की होती हैं, कुछ पोस्टें आपकी होती हैं जो आपके नॉन ऑफिसर कैटेगरी के अंदर होती हैं। जो पोस्टें ऑफिसर लेवल पे होती हैं उसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ को बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि ऑफिसर लेवल का जो पहली पोस्ट होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर उसे बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। सो उस पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए रिलीज़ किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। बात करें आज आपका जो बैच होने वाला है आपका 2023 बैच होने वाला है, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी वो जुलाई 2023 से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप अभी फिल करेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस जो पूरा 1 साल लगता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो ये आपका बैच जो है वो 2023 बैच होने वाला है। चलिए बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें मैं प्रेजेंटली पहले था वहाँ पे जाके आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगी एंड आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 7 सितंबर 2022 होने वाली है। 5:30 बजे तक ही शाम तक ही एलिजिबल, शाम तक ही ओपन रहेगी। कब से कब तक, 17 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको जो लास्ट डेट होने वाली है वो आपके 7 सितंबर होने वाली है, जो कि शाम 5:30 बजे तक ही होगी। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपको 7 सितंबर से पहले फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा आपको इसके अंदर एलिजिबिलिटी वगैरह इसकी क्या होती है। आपको अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि joinindiancoastguard.cdec.in, ये है इनके ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर जाकर ईजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ के लिए मेंशन किया गया है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको सभी को इंडियन होना कंपलसरी है, जो आप सभी इंडियन इसके अंदर होंगे ही। अब बात आती है मेन चीज़ के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं वो आपकी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी जनरल ड्यूटी, एक आपकी होती है टेक्निकल ब्रांच, एक होती है आपकी लॉ एंट्री। ठीक है, कि वैकेंसी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। एंड अगर बात करें सबसे पहले आपको एक कैटेगरी जो की है आपकी जीडी, यानी कि जनरल ड्यूटी। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो एज लिमिट है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2001 भी बीच में आ रही है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपकी ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कब से कब तक, 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में। इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी होगी 60% मार्क्स के साथ। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हो, बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, उससे मैटर नहीं होने वाला, बट आपने ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ कर रखी हो एंड उसके साथ ही साथ आपने 12th के अंदर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ी हो, जो कि 55% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। आपने 12th के अंदर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर इंडिविजुअली 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए 12th के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। उसके साथ ही साथ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जीडी की पोस्ट के लिए।
अगर बात करें इसके अलावा आपकी जो दूसरी पोस्ट है जो कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस वालों के लिए, जो कि SSA यानी कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, इसके अंदर होता कि आपकी जो एज लिमिट है वो इसके लिए आप बताई गई है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में। कब से कब तक? 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2023 में बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स भी इसके लिए एलिजिबल होने वाली हैं। बट इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? आपने 12th जो है वो कर रखा हो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से वो 55% मार्क्स के साथ। आपने 12th जो है वो 55% मार्क्स के साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर पास कर रखा हो। उसके साथ ही साथ आपके पास कोई भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए जो कि DCGA के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस की भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। पता वैकेंसी जो पायलट लाइसेंस के तो आपका इसके अंदर पायलट लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ 12th पास पायलट लाइसेंस आपके पास है तभी आप SS यानी कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तीसरी पोस्ट होने वाली है वो आपकी टेक्निकल, इसके अंदर आपके मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसके अगर आपका बात करें इसके लिए एज लिमिट की, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में आ रही है, तब आप मैकेनिकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए होना क्या चाहिए? आपने इंजीनियरिंग करी हो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर जो कि आपके 60% मार्क्स उसके अंदर हो, एंड आपने 12th के अंदर 12th कर रखी है, एंड 12th के अंदर आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर पाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं आगे वाली पोस्ट जो कि आपकी है जो आपकी D पोस्ट है, उसका नाम है आपकी टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर आपने टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स बात करें तो आपकी इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट होने वाली है वो दोनों में एज इट इज़ ही है, वही 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से आपने ग्रेजुएशन यानी कि अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है, वो भी 60% मार्क्स के साथ, एंड उसके साथ ही साथ आपने 12th के अंदर 55% मार्क्स हो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर, तब आप इसके लिए टेक्निकल पोस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है आपकी जो 5वीं पोस्ट है जो कि लॉ एंट्री होने वाली है। इसके अंदर आप मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके अंदर आपकी लॉ डिग्री की रिक्वायरमेंट, अगर आपने ग्रेजुएशन में लॉ कर रखा है वो भी 60% मार्क्स के साथ, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दोनों में एज इट इज़ ही वही 1 जुलाई 1993, इसमें थोड़ा सा छूट दी गई है आपके एज लिमिट के अंदर 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कब से कब तक? 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2001 के आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, तब आप लॉ एंट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में लॉ कर रखा होगी 60% मार्क्स के साथ। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, काफ़ी वास्ट इसकी एलिजिबिलिटी थी वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा आपको SC ST वालों को 5 साल छूट मिलती है एज के अंदर, OBC को एज के अंदर 3 साल की भी छूट मिलती है, उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसीज़ कितनी होने वाली हैं। बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, इसका टोटल वैकेंसीज जो आपकी होने वाली है वो आपकी GD और SSA यानी कि CPA लाइसेंस और GD के लिए आपकी 50 वैकेंसीज़ होने वाली, टोटल इंजीनियरिंग के लिए आपकी 20 वैकेंसीज़ होने वाली है, और लॉ एंट्री के सिर्फ 1 वैकेंसीज़ होने वाली है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 71 पोस्टें इसके अंदर हैं, काफ़ी कम नंबर है इनके, अगर इवन दो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, GD के लिए 50 हैं और आपके टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी 20 वैकेंसीज ओनली हैं, सिर्फ काफ़ी कम नंबर है, बट फिर भी बात करते हैं इसके अलावा अब आगे चीज़ें, इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका सबसे पहले होता क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका जो उसका प्रोसेस होता है वो आपका 5 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका 5 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। एंड सबसे पहले होता कि इसके अंदर आपकी स्टेज 1 होती जो कि आपका होता आपका जो होता है एग्जामिनेशन, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसे बोलते हैं CG CAT कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आपकी स्टेज 1 का होता है CG CAT एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। देन आपका होता है स्टेज 2 जो कि होता है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी कि PSB, जो कि आपकी एज इट इज़ FSB की तरह ही होती है। PSB यानी कि प्री सिलेक्शन बोर्ड आपका स्टेज 2 के अंदर होता है, उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपकी होती है स्टेज 3, इसके अंदर होता है कि आपका होता है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि SSB की स्टेज 2 की तरह होता है, वो आपकी PSB जो होता है SSB की स्टेज 1 की तरह होता है, एंड आपका जो SSB की स्टेज 2 की तरह PSB होता है। स्टेज 3 के इसमें करा जाता है, दोनों अलग अलग इसके अंदर होता है। उसके बाद आपका स्टेज 4 के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर आप मेडिकली फिट होते हैं। देन आपकी जो आती है स्टेज 5 के अंदर आपकी आती है मेरिट लिस्ट, अगर आपका आपका नाम उसके अंदर होता है, देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग कर लेते हैं। यह इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है।
आई होप चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या होता है। देखिए, सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 का, जो से बोलते हैं नॉर्मली हम CG कैट एग्जामिनेशन, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके अंदर होता क्या है, सभी के लिए अलग अलग होता है। देखिए, जो लोग लॉ के लिए अप्लाई करते हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं होता, लॉ वालों के लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता। बट आपका अगर आप GD या CPL पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका पेपर अलग होता है, उसका सेक्शन 1 होता है। अगर आप मैकेनिकल एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे उसका सेक्शन 2 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लाई करेंगे तो आपका सेक्शन 3 होता है। बात करें GD के लिए, आपका GD का पैटर्न होता है, उसके अंदर आपके मेजरली 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के लिए होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। इसके अलावा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके अलावा आपके जनरल साइंस एंड आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। सो इस तरीके से आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन इसका छोटा आपका 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आपके 400 मार्क्स के लिए होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। एंड जो टाइम मिलता है इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिले। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पर, जो कि आपके MCQ बेस्ड होते हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। एंड इसके जो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक अगर आप एक आंसर गलत करेंगे तो उसका 1/4 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड इसके अंदर बात करें आपके एग्जाम की लैंग्वेज की, तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो सिर्फ आपका एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में इसका एग्जामिनेशन नहीं होता है। आपका एग्ज़ाम जो वो सिर्फ ओनली इंग्लिश में ही होता है। बात क्लियर हो गई। अगर आप सेम चीज़ पैटर्न सभी में यही रहता है, बस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जनरल नॉलेज से भी आपके 10 क्वेश्चन। बट आपके जो ज़्यादा बेटर होता है आपका मैकेनिकल ब्रांच का होता है, जो कि इससे आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन आते हैं। भाई 400 मार्क्स एग्जामिनेशन होता है, टाइम 2 घंटे का मिलता है। एंड आपका जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इंग्लिश ही होती है। अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर चीज़ वही है, बट आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं। मैकेनिकल ब्रांच के लिए सेम रही आपका होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं, उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब आती मेन चीज़, इसके अलावा अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका होता है PSB, जो कि होता है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। इसका जो कि आपका होता है SSB की स्टेज 1 की तरह होता है, जो कि उसको क्वालिफाई कर देते हैं, पहुँचते हैं SSB की स्टेज 2 के तरह। इससे बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग बोलते हैं PSB, और बाकी इसको बोलते हैं स्टेज 2 को FSB। ये उसका पूरा प्रोसेस अगर FSB में कमेंट हो जाते हैं देन आपका माइनर मेडिकल होता है, फिर आपका लिस्ट रिलीज़ कर दी जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करने का आपको जाना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है joinindiancoastguard.cdet.in। इसको बजा के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 17 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2022 तक। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाले। सब डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगने वाली, जो कि आपकी रिसेंट में ही खींची होनी चाहिए। एंड आपको जो फ़ोटो हो उस फोटो में आप एक स्लेट, यानी कि आप एक पोर्ट्रेट लेके खड़े होंगे, उस पोर्ट्रेट के ऊपर आपका नेम लिखा हो और डेट ऑफ फोटो लिखी हो, वही वाली फ़ोटो इसके अंदर लगने वाली है। बात क्लियर हुई। उसके अलावा कोई फ़ोटो की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अब फोटो आपको रिसेंट में खिंचवानी है, साथ में एक सिलेक्ट पकड़ के फ़ोटो खिंचवानी है आपको, उसके ऊपर नाम एंड आपके डेट ऑफ फोटो लिखी हो, जब जिस डेट को फोटो कैप्चर की वो फोटो लिखी हो, वही फोटो की इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसके अंदर आपके स्कैन सिग्नेचर लगने वाले हैं। एंड इसके अलावा आपकी जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों थंब इम्प्रेशन भी आपके लगने वाले। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपका 10th की मार्कशीट लग जाएगी। एंड आपका 12th की मार्कशीट की भी रिक्वायरमेंट होने में आपका आधार कार्ड लग जाएगा। एंड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप हिली एरिया से किसी भी बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। ठीक, यह डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको डिग्री सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ वो चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब आती है मेन चीज़, इसके अलावा आपको इसके अंदर फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। आपका एग्जामिनेशन जो है वो फ़ीस भी उसने देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन होगा तो इसके अंदर आपको फ़ीस भी पे करनी है, जो कि आपको 250 रुपये फ़ीस पे करनी है, जो कि सिर्फ OBC वालों को एंड आपको जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी, उनको फ़ीस पे करनी। बाकी SC ST को कोई भी फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो कि 250 रुपये सिर्फ OBC वालों को और जनरल कैटेगरी वालों से ही फ़ीस की रिक्वायरमेंट, बाकी किसी से भी फ़ीस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। अब आती है एग्जाम सिटी। आप एग्जाम सिटी अपने सेलेक्ट करने चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन होने कब वाला है। देखिए यहाँ पर पूरा शेड्यूल दे रखा है, आपका एग्जामिनेशन कब शेड्यूल्ड किया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा आपका नवंबर 2022 में एग्जामिनेशन होने वाला है। चाहे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, बट आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर 2022 में ही होने वाला है। बात क्लियर होगी। किसकी भी स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी, बट आप कह सकते हैं कि अराउंड 15 नवंबर का तब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा।
ठीक। अब आती है इसके अलावा बाकी चीज़ डॉक्यूमेंट मैंने बता दी आपको, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट बनता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा लिख के, मैं विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर आपकी हाइट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अंदर आपकी जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 157 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपकी जो मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर से अबव है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। चेस्ट की रिक्वायरमेंट वही है, बट अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट जीडी यानी कि अगर आप सीपीएल के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो हाइट की रिक्वायरमेंट 162.5 सेंटीमीटर होती है, जो कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वालों के लिए होती है। ठीक, बाकी चीज़ें मैंने बता दी आपको, बट बाकी सब चीज़ें आपकी ट्रेनिंग होती है वो जुलाई 2023 से स्टार्ट होने वाली, जो कि INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाती है, जो कि जुलाई 2023 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक, अब बात आती है इसके अलावा आप हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपका मन में एक ऑर्डर बनता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। अब मेन चीज़ आती है इसकी सैलरी कितनी होती है। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा किसी पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो आपकी सैलरी जो होती है वो 56,100 होती है, यानी कि 56,100 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी होती है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा नंबर होता है। इसमें आपको इसके अंदर आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कह सकते हैं आपको सैलरी इन हैंड आती है वो ऑलमोस्ट 65,000 के अप्रॉक्सीमेट होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा नंबर होता है। ठीक है, मैंने आपको सैलरी बता दी, अब मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दी। तो आपकी लास्ट डेट जो इसकी है वो 7 सितंबर 2022 होने वाली है। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपको 7 सितंबर से पहले फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। सो आई होप आपको हर चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से इनके कोर्सेज भी होते हैं, आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड यहाँ से मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे, अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVH, देन आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से एक पास परचेस कर सकते हैं। देखिए होता क्या, पास परचेस करने के रिगार्डिंग आप यहाँ से पास परचेस करने के बाद टेक्स्ट बुक के हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से आप 470 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको एक पास परचेस करना पड़ता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, एंड आप यहाँ से हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उस ड्यूरेशन के रिगार्डिंग। एंड आपको टेक्स्ट बुक की पास की प्राइस होती है 1 साल की, वो आपको 399 रुपीज़ होती है 1 साल। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं ये H6XV, देन आपको ऑलमोस्ट 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और आपकी जो प्राइस है वो 339 रुपीज़ हो जाते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस कोड का यूज़ करिए, प्रिपरेशन को वहाँ से बूस्ट करिए, क्योंकि आपको पता है कि मॉक टेस्ट के बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी मानी जाती है। सो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए, क्योंकि यहाँ जो मॉक टेस्ट होते हैं बहुत ही काफ़ी रिलेवेंट होते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। तो उसको पास परचेस कर लीजिएगा, आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका हर डाउट भी क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोगों को पता नहीं है क्या, उनका इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देगा, ताकि वो लोग इसको जान सकें और उसमें एलिजिबल तो अप्लाई कर सकें। अब आती है मेन चीज़, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट बनता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।